कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। मशहूर गायक जगजीत सिंह का एक प्रसिद्ध गीत है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। गीतकार कफिल आजर ने अपने इस गीत में दर्द का नया फलसफा बयां किया है। लेकिन आज इस गीत की याद दोस्तों मुझे इसलिए आई क्योंकि मोदी सरकार का आंख बंद करके समर्थन करने वालों को इन दिनों कुछ अलग किस्म का दर्द हो रहा है। ये भक्त या समर्थक इस बात पर हैरान हैं कि आखिर देश की राजधानी में 2.5 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन पर विदेशी हस्तियां टिप्पणी क्यों कर रही हैं। वे बेचारे इस बात को शायद भूल गए कि संचार क्रांति ने दुनिया को छोटे गांव में बदल कर रख दिया है, जहां एक घर के चूल्हे में अगर खिचड़ी पके तो उसके धुएं और गंध की खबर पूरे गांव में फैल जाती। जी हां, बात निकलती है तो फिर दूर तलक जाती ही है। और अगर आप चाहते हैं कि घर की बात घर में ही रहे तो फिर बात को बढ़ने ही नहीं देना चाहिए। मोदी सरकार किसान आंदोलन की बात को न संभाल पा रही है और न ही ऐसी कोई कोशिश कर रही है, बल्कि अब भी वो कानूनों में काला और सफेद ढूंढ रही है। काले सफेद के इस फेर में सरकार अपनी प्रतिष्ठा तो दांव पर लगा ही रही है, देश की अन्य दिक्कतों जैसे बेरोजगारी और महंगाई का भी कोई हल नहीं निकाल पा रही है। इन सब पर से जनता का ध्यान भटके इसकी कोशिश सरकार करती रही है और चौरी चौरा घटना का शताब्दी समारोह मनाना ऐसी ही एक कोशिश है। तो आज आईने की नजर से हम पड़ताल करेंगे कि आखिर किसान आंदोलन की अंतर्राष्ट्रीय चर्चा से सरकार क्यों बिदक रही है और चौरी चौरा की जरूरत अब बीजेपी को क्यों पड़ रही है। लेकिन आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं कुछ ट्वीट्स से जो अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने किए हैं। ग्रेटा थनबर्ग कहती हैं कि मैं किसानों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के साथ हूं, कोई भी नफरत धमकी इसे बदल नहीं सकती। और मीना हैरिस कहती हैं, हम सभी को भारत के इंटरनेट शटडाउन और प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ अर्धसैनिक बलों की हिंसा को लेकर रोष होना चाहिए। पॉप गायिका रिहाना कहती हैं, हम किसानों की बात क्यों नहीं कर रहे, #फार्मर्स प्रोटेस्ट। तो कई और लोगों ने किसान आंदोलन के प्रति अपना समर्थन या उनके दमन के खिलाफ अपनी सहानुभूति जतलाने के लिए इस तरह के ट्वीट किए। और अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग ने भी किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन का बचाव किया है। वैसे इन ट्वीट्स की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कुछ भारतीय हस्तियों ने कड़ी निंदा की है, बल्कि कुछ लोगों ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और टीवी क्वीन एकता कपूर जैसी कई हस्तियों ने #इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा के तहत किसान आंदोलन के अंतर्राष्ट्रीय समर्थकों की आलोचना की है। और लगभग सभी ने एक जैसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जैसे हम सब एकजुट रहें, समस्या का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने में हम सक्षम हैं। कितने कमाल की बात है कि 2-2.5 महीने से किसान आंदोलन पर चुप होकर तमाशा देखने वाले और लगभग 150 किसानों की मौत पर संवेदना का एक शब्द न बोलने वाले ये लोग किस तरह सरकार के बचाव में एक साथ निकल पड़े हैं। ऐसा लगता है मानो आईटी सेल के साथ अब सरकार के प्रचार, विरोधियों पर प्रहार और देशभक्ति का ढोल पीटने की जिम्मेदारी अब इन लोगों ने उठा ली है। वैसे इनमें से किसी की सेवाएं मुफ्त में नहीं मिलती हैं। देश के लिए खेलने से लेकर टूथपेस्ट और तेल बेचने के विज्ञापन तक हर एक काम की फीस ये लोग करोड़ों में वसूलते हैं। ऐसे में इस तरह सरकार की सेवा की क्या कीमत इन्हें मिलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। वैसे भारत रत्न या पद्म पुरस्कार जैसी कीमत इनमें से कुछ लोग पहले ही वसूल चुके हैं। बहरहाल, जहां तक सवाल हमारे मामले में न बोलने वाले तेवर का है, तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो किसी एक देश के लोगों को दूसरे देश की घटनाओं पर टीका टिप्पणी करने से रोके? और अगर ऐसा है तो क्या हमें पाकिस्तान या चीन के मामले में भी चुप हो जाना चाहिए? भारत के बहुत से लोगों ने अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका के नस्लवाद की आलोचना की, सोवियत संघ के विघटन या रूस में मौजूदा सरकार की नीतियों पर टिप्पणियां की, चीन में कोरोना काल में सरकार के रवैये या अल्पसंख्यकों के प्रति व्यवहार या उसकी विस्तारवादी नीतियों का विरोध किया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कट्टरता की निंदा की, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका आदि में सत्ता के बदलाव और लोकतंत्र के मुद्दे पर अपनी राय रखी। अमेरिका और यूरोप की भोगवादी संस्कृति को हम आए दिन कोसते रहते हैं। क्या ये सब उनके अपने देश का मामला नहीं है और हम किस हक से उन पर टिप्पणी करते हैं? इसका जवाब है कि मानवाधिकार और लोकतंत्र के नजरिए से जो बात हमें गलत लगती है उसका विरोध हम करते हैं, सरकारों को अपनी राय प्रेषित करते हैं,
लेकिन उस देश में जाकर कानून नहीं बनाते। वैचारिक स्वतंत्रता और देश की संप्रभुता के बीच यही फर्क है। दरअसल जो लोग मानवता के साथ खड़े हैं, उन सबको किसानों को सड़क पर उतरने को मजबूर देखकर दुख हो रहा है। और उससे भी बड़ा दुख ये है कि सरकार किसानों की बात सुन नहीं रही, समझ नहीं रही, बल्कि उसे देश का दुश्मन बताने की साजिशें चल रही हैं। जिस तरह किसान आंदोलन में खालिस्तानी षड्यंत्र तलाशा जा रहा है, या इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की साजिश बताया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि मानो किसानों को देश से कोई प्यार नहीं है और वे देश के दुश्मनों के हाथों मोहरा बनने को तैयार हो गए हैं। वैसे इस आंदोलन में खालिस्तानी एंगल तलाशना अपने आप में मूर्खतापूर्ण सोच है। क्या खालिस्तानी इस बात के इंतजार में थे कि कब भारत सरकार किसानों के खिलाफ कोई कानून लाएगी, कब किसान उसका विरोध करेंगे और कब खालिस्तान के लिए वे इस आंदोलन को बढ़ावा देंगे? दरअसल इस मामले में षड्यंत्र के एंगल तलाशने वाले या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की टिप्पणियों से देश के लिए खतरा महसूस करने वाले सरकार को इतना कमजोर मानते हैं जो जरा सी आलोचना से टूट सकती है। अगर सरकार के किसी कानून या नीतियों पर हजारों लाखों लोग आपत्ति जतला रहे हैं तो उसकी खामियों पर सरकार को बात करना चाहिए, लेकिन सरकार का ध्यान विरोधियों से निपटने में लगा हुआ है। इसीलिए 18 बरस की ग्रेटा थनबर्ग में भी सरकार को देश का दुश्मन नजर आ रहा है। स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने हाल ही में ट्विटर पर एक टूल किट शेयर करते हुए लिखा था कि अगर आप किसानों की मदद करना चाहते हैं तो आप इस टूल किट यानी दस्तावेज की मदद ले सकते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे लोगों में विद्रोह पैदा करने वाला दस्तावेज बताया है और इसे जांच के दायरे में ले लिया है। पुलिस ने इसे लिखने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 124A, 153A, 153, 120B के तहत केस दर्ज किया है। हालांकि ग्रेटा पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर प्रवीर रंजन का कहना है कि हाल के दिनों में लगभग 300 सोशल मीडिया हैंडल पाए गए हैं जिनका इस्तेमाल घृणित और निंदनीय कंटेंट फैलाने के लिए किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे विदेशी साजिश बताया है। आपको बता दें कि दुनिया में ब्लैक लाइव्स मैटर, एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट या क्लाइमेट स्ट्राइक कैंपेन जैसे आंदोलनों में आंदोलन से जुड़े लोग कुछ एक्शन पॉइंट्स तैयार करते हैं जिन पर आंदोलन कैसे बढ़ाना है, इस पर आंदोलनकारियों को राय दी जाती है। अमूमन टूल किट में ये बताया जाता है कि लोग क्या लिख सकते हैं, कौन से हैशटैग इस्तेमाल कर सकते हैं, किस वक्त से किस वक्त के बीच ट्वीट या पोस्ट करने से फायदा होगा और किन्हें ट्वीट्स या फेसबुक पोस्ट में शामिल करने से फायदा होगा। इसमें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने में मदद मिलती है। आंदोलनों के अलावा राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी ऐसा ही करते हैं। ग्रेटा ने पहले एक टूल किट शेयर की थी, फिर उसे हटाकर नई टूल किट शेयर की। 3 पन्ने की इस टूल किट में सबसे ऊपर एक नोट लिखा हुआ है जिसके अनुसार ये एक दस्तावेज है जो भारत में चल रहे किसान आंदोलन से अपरिचित लोगों को कृषि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति और किसानों के हालिया प्रदर्शनों के बारे में जानकारी देता है। ये भी लिखा है कि इस टूल किट का मकसद लोगों को ये बताना है कि वो कैसे अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए किसानों का समर्थन कर सकते हैं। इस नोट के बाद टूल किट में भारतीय कृषि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर बात की गई है। बताया गया है कि भारत में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या सबसे अधिक है और उनकी स्थिति वाकई खराब है। तो भारत में किसान किस बदहाली में है, इसे बताने से सरकार को शायद अपने लिए खतरा महसूस हो रहा है। इसलिए वो किसान आंदोलन को कैसे भी खत्म करवाना चाहती है। दरअसल घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी की जा रही है, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लग रही। तो अब 100 साल पुरानी घटना का समारोह मनाया जा रहा है। हालांकि अब तक बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं रहा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चौरी चौरा घटना की, जो असहयोग आंदोलन के दौरान घटी थी और जिसके बाद गांधी जी ने आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया था। आजादी की लड़ाई में तो संघ की कोई भूमिका नहीं रही, इसलिए अब बीजेपी उन तमाम राष्ट्रीय नेताओं, स्मारकों और घटनाओं पर अपना दावा करने की कोशिश कर रही है ताकि उसके राष्ट्रवाद के नाटक से पर्दा न उठ पाए। 1920 में शुरू किए गए असहयोग आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। ऐसा लग रहा था कि अब आज़ादी मिल ही जाएगी, लेकिन इसी दौरान गोरखपुर के पास चौरी चौरा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बर्बरता के खिलाफ जुलूस निकाला। पुलिस ने जुलूस पर लाठीचार्ज किया, जिसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने थाने पर पथराव किया। इसके बाद पुलिस ने गोली चलवा दी, जिसमें कई लोग मारे गए। इससे उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी,
जिसमें 24 पुलिस वाले मारे गए। इस हिंसक घटना के लिए बेशक अंग्रेजी राज ही जिम्मेदार था, लेकिन गांधी जी के सत्य और अहिंसा के उसूल इसके बाद आंदोलन जारी रखने की अनुमति नहीं दे सके। परिणाम ये हुआ कि नेहरू जी समेत कई कांग्रेसी नेताओं के विरोध और नाराजगी के बावजूद आंदोलन स्थगित करने का फैसला गांधी जी ने किया, क्योंकि वे जानते थे कि इसके बाद अंग्रेजों की बर्बरता और बढ़ेगी, जिसका मुकाबला हिंसा के साथ नहीं किया जा सकेगा। इसी चौरी चौरा घटना के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया और चौरी चौरा के शहीदों को याद करते हुए इतिहास में उनकी अवहेलना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ऐसा करके मोदी जी उस इतिहास लेखन की आलोचना कर रहे हैं जो कांग्रेस शासनकाल में लिखा गया। दरअसल इस वक्त किसान आंदोलन को मोदी सरकार भी कुचलने में लगी है और किसान सरकार के लगाए कांटों के आगे फूल बोकर गांधीवादी तरीके से विरोध कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार इस शताब्दी समारोह के बहाने चौरी चौरा घटना को भारतीय बनाम अंग्रेजों से ज्यादा दलित बनाम सवर्ण दिखाना चाहती है, क्योंकि उस घटना में अंग्रेजों ने जिन 225 लोगों को फांसी दी उनमें 215 दलित, पिछड़े और मुस्लिम थे। सरकार यही बताना चाहती है कि इन शहीदों को कांग्रेस ने पर्याप्त महत्व नहीं दिया। हालांकि भाजपा को इतिहास का वो पन्ना भी पढ़ लेना चाहिए जिसमें ये बात दर्ज है कि चौरी चौरा के विद्रोहियों का मुकदमा सवर्ण कांग्रेसी नेता मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था। तो चौरी चौरा का शताब्दी समारोह भाजपा अपने फायदे के लिए मना रही है, यह साफ नजर आ रहा है। भाजपा अपना फायदा तो हर जगह देख रही है, लेकिन देश का नुकसान उसे दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए तेल की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान है, मगर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। एक लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम रहीं, लेकिन भारत में तेल पर तरह तरह का इतना अधिक टैक्स लगा कि ये लगातार महंगा होता गया और अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम अचानक बढ़कर $59 प्रति बैरल पर पहुंच गए। इस वजह से भारत में भी दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोलियम विपणन कंपनियों का कहना है कि सरकार करों में कटौती के जरिए उपभोक्ताओं के बोझ को कम कर सकती है, लेकिन सरकार की नीतियां तो ऐसी हैं कि तेल के साथ गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। महंगाई से निजात पाने की कोई भी सूरत नहीं बन रही है और नई नौकरियों के आसार नहीं बन रहे। राहुल गांधी ने ठीक ही कहा है कि सरकार ने देश और घर दोनों का बजट बिगाड़ दिया है। तो देश को विकास की राह पर ले जाने का दावा करने वाली मोदी सरकार ने हालत ऐसी कर दी है कि सड़कों पर कील, कांटे और बैरिकेडिंग्स लगी हैं, जिससे न केवल विकास बाधित हो रहा है बल्कि देश का लोकतंत्र भी कुचला जा रहा है और सरकार इन खामियों को दूर करने की जगह अपना दामन बचाने में लगी है। क्या ऐसे देश के सुनहरे भविष्य की इबारत लिखी जाएगी? यही बड़ा सवाल है। खैर, शायर राजेंद्र नाथ रहबर ने ठीक ही फरमाया है कि कहीं जमी से ताल्लुक न खत्म हो जाए, कहीं जमी से ताल्लुक न खत्म हो जाए, बहुत न खुद को हवा में उछालिए साहिब। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।